तो पूरी प्रकाश यूनिट को कवर करने वाले हैं। ध्यान से इस पूरी वीडियो को देख लो। क्यों? क्योंकि भाई जिन लोगों को न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत होती है, सेकंड पेपर से मुश्किल से 5 से 6 न्यूमेरिकल आप लगाओगे, क्योंकि सेकंड पेपर से ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर फिजिक्स हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कुछ भी हो। इससे भैया गिने हुए 4-5 न्यूमेरिकल केवल पढ़ने हैं। यहां पर डेरिवेशंस बहुत ज्यादा है, खास करके ये जो यूनिट का वन शॉट हम बना रहे हैं प्रकाश, ये सबसे बड़ी यूनिट है। जैसे ही ये वन शॉट बनेगा, इसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स तो मेरे भाई आधे घंटे में हम लोग खत्म कर लेंगे और पूरी फिजिक्स हम लोगों की खत्म हो जाएगी। और एक आपके लिए, जैसे कि बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, तो एक आपके लिए 50 न्यूमेरिकल्स का वन शॉट लेके आएंगे जो पूरी किताब की फिजिक्स में से होगा सर जी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कोशिश करेंगे डिटेल में हम आपको समझाएं, क्योंकि डेरिवेशंस अगर समझ में नहीं आए तो फिर इस वन शॉट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो टाइम जितना लगेगा लगने दीजिए, लेकिन इस यूनिट को तैयार करने के बाद आप आराम से 15 से 20 नंबर तैयार कर लोगे। कम से कम 15 और ज्यादा 20 से 22 नंबर तक की लाइट पेपर में आ जाती है। सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो भाई ध्यान से समझना, बताना बहुत पड़ेगा। होता क्या है, जब कभी प्रकाश किरण, सबसे पहले समझो अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन भैया ये होता है कि मान लिया ये सघन माध्यम है और ये भैया विरल माध्यम है। ठीक है, ध्यान से समझना, आराम से बताएंगे सारी चीजें। ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। ठीक, अब जब भी ये बीच में जो सीधा सीधा खींच दिया, ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। क्योंकि भैया जब कभी एक पड़ी के ऊपर, हमने आपको बताया, जब एक मोटा आदमी लेटा होता है, उसका पेट ऐसे निकला होता है, तो ये कोण कितने का होता है? 180 का होता है। अगर पेट बीच में से काट दो तो 90 इधर हो जाएगा, 90 इधर हो जाएगा सर जी। तो कुल मिला के जब एक पड़ी के ऊपर एक खड़ी लाइन खींच देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्यों अभिलंब कहते हैं? क्योंकि ये कोण भाई 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। अब अपवर्तन में होता क्या है, एक प्रकाश किरण आती है, सीधा नहीं जाती। क्यों? क्योंकि मान लिया यहां पे सघन का मतलब क्या? घना। घने का मतलब क्या हो सकता है? मान लिया यहां पे कांच है और यहां पर क्या है भाई? वायु है। अब भैया कांच ज्यादा घना है तो वो सघन है, वायु कम घनी है तो वो विरल है, या फिर जल ले सकते हैं, वायु ले सकते हैं। इस तरीके से कोई भी माध्यम हो सकता है। प्रकाश किरण आएगी भाई, सीधी सी बात है, कांच बिल्कुल ठोस है, बेहतरीन तरीके से चल रहा है, लेकिन जब कांच से वायु में जाएंगे तो माध्यम बदल गया तो चाल भी बदलेगी। चाल बदलेगी तो ये थोड़ी सी किरण इधर मुड़ जाएगी। ठीक, अब यहां पर देखना, जो किरण आती है उसका कोण हम लोग आई मानते हैं, जो किरण जाती है उसका कोण हम लोग आर मानते हैं। यह प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या अपवर्तन होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाती है, थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसे ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन। अब सुनो भैया, अगर हम लोग आई, ये वाली किरण थोड़ा और इधर से लेके आए तो ये किरण थोड़ी और इधर आ जाएगी। अगर इस किरण को थोड़ा और इधर ले आए तो भैया ये इसके ऊपर जाने लगेगी। ठीक है, जब इसके ऊपर जाने लगेगी तो ये जो आर है, इस आर का मान कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार जब ये यहां तुम आई को ले आए तो ये वाली किरण अब यहां थोड़ी आ रही है, तो पूरा यहां जाने लगी, और ये वाला जो मान है ये कितना? यही तो आर है। तो इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते जाते हैं, अरे जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे आर का मान बढ़ता जाता है। और आई का मान इतना बढ़ जाए कि आर का मान 90 हो जाता है। आर का मान कितना हो जाता है? 90 हो जाता है। आई का वो मान जिस पे आर का मान 90 हो जाता है उसे कहते हैं भैया क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। सुनोगा ना, हो जैसे जैसे आहा, जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे आर का मान बढ़ता जाता है। आई के विशेष मान पर आर का मान 90 हो जाता है। आई के इस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। और अगर एक थोड़ा सा मान और बढ़ा दिया तो भैया जो किरण यहां है जो वापस आने लगेगी। थोड़ा सा आई का मान और बढ़ाते हैं तो किरण वापस आने लगती है। यानी जैसे ही आई का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ाते हैं तो प्रकाश किरण भैया उसी माध्यम में वापस आने लगती है जहां से जा रही थी। सघन से जा रही थी, सघन में वापस आने लगी, पूरे का पूरा प्रकाश वापस लौट आता है। इसे हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ गए तो बोलो हाँ, नीचे कमेंट करा करो यार। हम ये सोच के नहीं बनाते वीडियो की जो है बस घसीटा मार के निकल जाना, नहीं।
टाइम लगेगा लेकिन मजा काटने वाला मामला होना चाहिए सर जी। एक वीडियो आए लेकिन आदमी देखे, उसके बाद परेशानी नहीं होनी चाहिए उसे। बताओ क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? अरे जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आर का मान बढ़ता जाता है। आई के विशेष मान पर आर का मान 90 हो जाता है। इस विशेष मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। जैसे ही मान क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ाते हैं, आर का मान बहुत ज्यादा बढ़ के भैया पूरा प्रकाश वापस लौटी आता है, जिस माध्यम से जा रहा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी पूरे प्रकाश का परावर्तन टकरा के वापस आ जाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। लो भैया, आई का मान जैसे ही क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ाते हैं, संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है जिस माध्यम से वह जा रहा था। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसे कांच में पड़ी दरार का चमकना। कभी कांच भैया खिड़की देखे चटक जाए तो कांच भैया जब खिड़की चटक जाती है तो चमकने लगती है दरार। क्यों? क्योंकि कांच भैया कैसा है? सघन है, बीच में वायु आ गई, कैसा है? विरल है। सघन से विरल में प्रकाश किरण जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना। पेपर वेट के अंदर भैया वायु का बुलबुला होता है, चमकदार नजर आता है। क्यों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रेगिस्तान में मरीचिका। रेगिस्तान में मरीचिका समझते हो? रेगिस्तान में दूर हो तो भैया पानी होने का भ्रम हो जाता है, तो पानी होने का जो भ्रम होता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। आपने हाई स्कूल में इसे सुना भी होगा भाई। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें आपको जरूर पता होना चाहिए। कई बार सिर्फ पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछेगा और कई बार पूछेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें बताओ। सिर्फ शर्तें पूछ लेगा। तो शर्तें पहली तो यही है, सघन से विरल में जानी चाहिए किरण। तो क्या लिखा? प्रकाश सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आई का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आई का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तभी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो आई का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। कितनी आराम से सर जी आप याद कर लोगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पेपर में जरूर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां से शुरू होंगे मेरे भाई डेरिवेशंस। ज्यादा नहीं, 5 से 6 डेरिवेशंस हमने यहां पे लगाए हैं। डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप आराम से समझते हो इस बात की गारंटी है, पेपर के अंदर 5 नंबर के लॉन्ग पक्के कर लोगे। कई बार 2 लॉन्ग आ जाते हैं इससे, मतलब 10 नंबर के लॉन्ग पक्के हो जाएंगे। सुनो, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है वो क्या है भाई? बहुत कोशिश करेंगे समझाने की। किसी पतले लेंस के लिए सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आ गया पतला लेंस। लो भैया, थोड़ा पतला कम लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, जे लो एक पतला लेंस है। ध्यान से समझना इस डेरिवेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुनो, ये सबसे पहले एक पतला लेंस मेरे पास बन गया भाई। ठीक, ये देखो एक पतला लेंस आ गया। ठीक, अब क्या होगा? कुछ बेसिक सी चीजें हमें आपको समझानी पड़ेंगी। वस्तु की दूरी को हमेशा यू मानते हैं। वस्तु की दूरी को क्या मानते हैं सर जी? वस्तु की दूरी को हम लोग हमेशा यू माना करेंगे। ठीक, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या माना करेंगे सर जी? प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग माना करेंगे वी। क्या मानेंगे? वी मानेंगे। और फोकस दूरी को एफ माना करेंगे। फोकस दूरी को क्या मानेंगे? एफ मानेंगे भाई। ठीक, अब ध्यान से देखते रहना। वस्तु की दूरी को यू, प्रतिबिंब की दूरी को बी, फोकस दूरी को एफ। ठीक है, इधर वाली सारी दूरियां हमेशा माइनस लेंगे, इधर वाली सारी दूरियां हमेशा प्लस लेंगे। ठीक, केवल इतना सा काम करना। अब ध्यान से समझते रहना इस डेरिवेशन को। सुनो, सबसे पहले हमने क्या करा भाई? एक पतला लेंस लिया। ठीक, ये देखो एक पतला लेंस आ गया। अब क्या करेंगे? इस पतले लेंस के जो बीच से ये लाइन जा रही है, ये ऐसे करके आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। क्या है? इसकी मुख्य अक्ष है भाई। ठीक, ये हमने क्या करा? यहां पर एक वस्तु रख दी, वस्तु का नाम रख दिया ओ। क्यों? वस्तु को अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो भैया इसका हमने नाम रख दिया ओ। ठीक, यहां से देखो एक प्रकाश किरण आई, ये देखो पहली पृष्ठ से टकराई। ध्यान से समझना भैया, मालूम है थोड़ा सा दिमाग के ऊपर निकलने वाली चीजें हैं, लेकिन डरो नहीं। सुनो, तो सबसे पहले एक प्रकाश किरण आई और पहले पृष्ठ से टकराई। ठीक, अब पहले पृष्ठ क्या करेगा भैया? कांच है, सीधी सी बात है, बाहर हवा है, ये कांच है, तो पहला पृष्ठ क्या करेगा? इसे मोड़ेगा। तो इसने पहले पृष्ठ ने क्या किया? इसे देखो मोड़ दिया। ये देखो ऐसे करके मोड़ दिया। जब इसने ऐसे करके मोड़ दिया तो भैया ये किरण कहां जानी? अगर दूसरा पृष्ठ नहीं होता तो ये मुड़ा और ऐसे करके ये चली जाती। देखो ऐसे करके। ठीक, यानी पहला वाला पृष्ठ ने क्या करा? इस किरण को थोड़ा सा मोड़ा, और अगर दूसरा पृष्ठ नहीं होता तो ये बिल्कुल सीधी चलती चली जाती। यार एक ही पृष्ठ है, एक ही बार मोड़ेगा तो ये सीधी चली जाती। लेकिन दिक्कत क्या है? यहां भैया एक दूसरा पृष्ठ भी है, जो देखो दूसरा पृष्ठ है, इसने क्या करा? इस किरण को और मोड़ दिया और ये किरण मुड़ के आ गई यहां पे। यानी जब हम लोग बाहर से फाइनली बैठ के देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि इसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब समझते हो? फोटो, इमेज, छाया यार। तो इसका जो प्रतिबिंब, परछाई बोलते हो जिसे तुम, परछाई बोलते हो, जो भी बोलते हो यार,
तो इसका भैया यहां पे अगर तुम वस्तु रखोगे तो यहां पे प्रतिबिंब बनेगा। सर जी फिर वो क्या है? वो है कि अगर ये वाला नहीं होता सर जी, ले भैया यहां पे दिखाते हैं, अगर क्या होता ये वाला पोर्शन नहीं होता, लो भैया तो क्या होता बताओ? तो सर जी ये होता, यहां से आती एक ही पृष्ठ होता, यही से मोड़ देता, किरण यहां चली जाती। लेकिन हमने भैया बीच में एक और पृष्ठ है, दो पृष्ठ है इसमें, तो दूसरे वाले ने और मोड़ दिया और ये यहां ले आया। ठीक, आई माने इमेज यानी प्रतिबिंब बनेगा। वो बीच का हिस्सा है तो उसे हमने आई डैश मान लिया कि भाई अगर दूसरा नहीं होता तो प्रतिबिंब वहां बन रहा होता। यानी जो पहला वाला पृष्ठ है वो यहां प्रतिबिंब बना रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो क्या कर रहा है? प्रतिबिंब को यहां बनाए दे रहा है। ठीक, समझते रहना, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं हम आपको, 1 to 1 सुनो। तो अब हमने क्या करा? हमने आपको बताया वस्तु की दूरी को हमेशा u मानते हैं, तो हमने क्या करा? वस्तु की दूरी को सर जी u मान लिया। ठीक, अब समझो यहां पर जो हम लोगों का लेंस है वो पतला लेंस है, लेंस की मोटाई थिकनेस t से लिखेंगे, तो इसकी मोटाई हमने सर जी t मान ली। क्या मान ली? मोटाई t मान ली। ठीक, प्रतिबिंब की दूरी को v मानते हैं। फाइनल प्रतिबिंब कहां बन रहा है? यहां बन रहा है, तो फाइनल प्रतिबिंब की दूरी हमने v मान ली भाई। ठीक, अब देखते रहना, जो पहला वाला पृष्ठ है अगर सिर्फ पहला वाला होता तो इसका प्रतिबिंब यहां बनता, वहां प्रतिबिंब बनता, यानी पहले वाले से जो प्रतिबिंब है उसे v डैश मान ले रहा है, और पहले वाले से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कितनी है? v डैश है। ये देखो पहले वाले से v डैश है क्योंकि भैया उसका पॉइंट हमने i डैश मान रखा है। अगर सिर्फ पहला वाला होता तो प्रतिबिंब v डैश दूरी पे बन जाता, लेकिन दूसरा भी है तो दूसरे ने क्या करा? प्रतिबिंब को यहां बना दिया। ठीक, अब क्या है भैया? देखो लेंस की मोटाई t है, पहले वाले से दूरी v डैश है, तो अगर दूसरे से निकालेंगे तो t मोटाई हटा देंगे, यानी दूसरे वाले से दूरी आएगी v डैश माइनस का t। ये देखो भाई, ठीक, दूसरे वाले से दूरी कितनी आ गई? v डैश माइनस का t आ गई भाई। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है, बहुत आसानी से फार्मूला लगेगा। पृष्ठ के लिए फार्मूला होता है भाई। क्या पृष्ठ के लिए फार्मूला होता है? इसमें देखो दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये वाला है, एक पृष्ठ ये वाला है, तो पहले इस पृष्ठ के लिए लगाएंगे फिर इस पृष्ठ के लिए लगाएंगे। पृष्ठ के लिए अवतल पृष्ठ हो या उत्तल पृष्ठ हो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला होता है, n अपान बी माइनस 1 अपान यू बराबर n माइनस 1 अपान आर। तो हमने क्या करा? यही फार्मूला हमने लगा दिया। देखते जाना भाई, पहले पृष्ठ के लिए n अपान बी माइनस 1 अपान यू बराबर n माइनस 1 अपान आर। अब पहला पृष्ठ है तो n का मान n हो जाएगा, v का मान v डैश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताओ भाई? लो देखो यहां पे सब लोग देखो, ये सिर्फ पहला पृष्ठ देखो, अभी सिर्फ पहले पृष्ठ की बात करें तो पहले पृष्ठ के लिए वस्तु देखो कहां रखी हुई है? यहां। तो पहले पृष्ठ के लिए u का मान तो u होगा, देखो u का मान u लिखा हुआ है। मान ले रहे पहले की वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या को क्या कहते हैं भाई? त्रिज्या को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसलिए हमने कहा से लिखा हुआ है, r से लिखा हुआ है। तो भैया इस कर्वेचर की रेडियस r1 मान लेंगे, इधर वाले की r2 मान लेंगे, तो हमने क्या लिखा? r, पहले पृष्ठ के लिए r का मान कितना हो जाएगा? r1 हो जाएगा। अगर सिर्फ पहला पृष्ठ होता तो प्रतिबिंब कहां बन रहा बताओ? v डैश पे बन रहा है, यहां पे, तो इसके लिए v का मान कितना हो जाएगा? v डैश हो जाएगा। क्यों v का मान v डैश? क्योंकि v माने प्रतिबिंब की दूरी और पहले का प्रतिबिंब कहां है? i डैश पे है, तो v का मान v डैश हो जाएगा। n का मान अभी n रहेगा क्योंकि अभी हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं कि हवा से कांच में जाना है। ठीक, हवा है और पहला पृष्ठ क्या है? कांच है। दूसरे में क्या होगा? किरण अब अंदर चली गई तो कांच से हवा में आएगी, तो n उल्टा 1 अपान n कर लेंगे। हमने क्या करा? फार्मूला क्या होता है बताओ? फार्मूला सर जी होता है n अपान बी माइनस का 1 अपान यू बराबर n माइनस का 1 अपान आर होता है। ठीक भाई, n की जगह पे क्या रख दिया बताओ? n रख दिया। v की जगह पे क्या रख दिया? v डैश रख दिया। माइनस 1 अपान क्या रख दिया? u रख दिया बराबर n माइनस 1 रख दिया। r की जगह पे क्या रख दिया? r1 रख दिया। समीकरण क्या मान ली भाई? 1 मान ली। कितना आसान है भाई, कोई दिक्कत? फार्मूला सर जी नहीं याद हो रहा? अबे n अपान बी माइनस 1 अपान यू बराबर n माइनस 1 अपान आर, क्यों नहीं याद हो रहा भाई? चलो फिर क्या किया भाई? दूसरा पृष्ठ लगाया। ले सर जी दूसरा पृष्ठ देख लो। दूसरा पृष्ठ क्या होता है बताओ सर जी? दूसरा पृष्ठ होता है n अपान बी माइनस 1, फार्मूला तो सेम रहेगा। दूसरे के लिए n का मान 1 अपान n हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई पहले हवा थी, हवा से कांच में गए थे, अब दूसरी किरण के लिए क्या होगा? अंदर कांच में तो किरण पहुंच चुकी है, दूसरे पृष्ठ में कांच से बाहर हवा में आएगी, तो अपवर्तनांक उल्टा हो जाएगा। तो n का मान क्या कर देंगे भैया? 1 अपान n कर देंगे दूसरे पृष्ठ के लिए। v का मान कितना होएगा? क्योंकि दूसरे वाले का तो प्रतिबिंब b पे ही बन रहा है ना। ले भैया दूसरे वाले का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? देखो दूसरे के लिए प्रतिबिंब तो b पर ही बन रहा है, i यानी b पे बन रहा है, तो दूसरे के लिए प्रतिबिंब b पे बन रहा है, तो v का मान भाई v हो जाएगा। ये देखो कहां गया? दूसरे पृष्ठ के लिए v का मान v हो जाएगा। दूसरे के लिए u का मान क्या होगा? अब ये समझना पड़ेगा आपको। सुनो, सबसे पहले ये बात समझो कि भाई सबसे पहले प्रकाश किरण थी यहां,
कहां थी, यहां थी। तो यहां से प्रकाश किरण जब चली है तो वो पहले पृष्ठ के लिए गई है, तो पहले पृष्ठ के लिए तो वस्तु ये है, लेकिन दूसरे पृष्ठ के लिए इस किरण से मतलब ही नहीं है। दूसरे पृष्ठ के लिए कौन सी किरण है, वो किरण जो यहां जा रही थी, यही वाली किरण तो है। अरे दूसरा वाला पृष्ठ को तो यही वाली किरण मिली है ना, तो दूसरे वाले पृष्ठ के लिए वस्तु ये नहीं है, यहां से तो किरण चली आई थी, दूसरे वाले के लिए ये वाली जो किरण आ रही थी इसे उसने रिसीव करा है। तो दूसरे वाले के लिए प्रतिबिंब भैया जो वस्तु होगी वो ये होगी। तो वस्तु इसके लिए दूरी हमने कितनी निकाल रखी है, v डैश माइनस टी निकाल रखी है। तो भैया दूसरे वाले के लिए u का मान कितना हो जाएगा, v डैश माइनस का t हो जाएगा। तो हमने क्या करा सर जी, हमने लिखा भैया u का मान v डैश माइनस टी है और r का मान r2 है। ठीक, अब क्या करेंगे, सारे मान हमने यहां पे रख दिए दूसरे वाले समीकरण में। n की जगह 1/n रखा, v रखा, माइनस u की जगह v डैश माइनस टी रखा। ठीक भाई, उसके बाद n की जगह 1/n रखा, -1 रखा और r की जगह पे r2 रख दिया। ठीक, इसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, n नीचे आ गया, v डैश माइनस टी आ गया, एलसीएम ले लिया, 1 माइनस n बटे में n r2 आ गया। क्या करी, इसकी n से गुणा कर दी। क्यों गुणा करी भैया, देखो अभी यहाँ जब n से गुणा करी, यहाँ n से करी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ n से करी v डैश माइनस टी हो जाएगा, यहाँ n से करेंगे नीचे जो n चल रहा है ये वाला वो सर जी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास, अपने पास बचेगा भाई साहब 1/b माइनस n/v डैश माइनस टी। अब लेंस कैसा है, पतला है, पतला मतलब टी जो मोटाई है वो बहुत कम होगी, पतला लेंस है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई जो b डैश है, ये लो, हमने कहा कि जो b डैश है वो t से बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि t लेंस पतला है ना, तो अगर t बहुत ज्यादा, मान ली t 10,000 है और ये 1 है, तो भैया 10,000 के सामने 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो t को छोड़ देंगे। तो हमने क्या करा, पतला समझ के t को छोड़ दिया, 1/b बचा, n/b डैश t हमने छोड़ दिया, 1 माइनस n/r2 बचा। समीकरण जो हमने 1 बनाई थी पहले पृष्ठ के लिए, समीकरण 2 बनाई थी दूसरे पृष्ठ के लिए, दोनों को जोड़ देंगे, देखना एक टर्म अपने आप कैंसिल हो जाएगा। देखना भाई, समीकरण 1 हमने क्या बनाई, देखो n/b डैश माइनस 1/u। समीकरण 2 अपनी क्या निकल के आई, 1/b डैश माइनस n/b डैश आ गया, ये हो जाएगा कैंसिल। भैया दोनों को हमने जोड़ दिया, ये देखो जुड़ गए। जब हमने जोड़ा तो यहाँ आया n/b डैश माइनस 1/u प्लस 1/b माइनस, ये हो गया भैया कैंसिल। ठीक, जो कैंसिल हो गया उसे हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बचा वो क्या बचा है, बचा 1/b माइनस 1/u। यहां से n-1 कॉमन लिया, यहां 1 माइनस n है तो माइनस यहां कॉमन आ जाएगा, तो बीच में माइनस हो जाएगा, तो n-1 कॉमन आ गया, 1/r1 माइनस 1/r2 आ गया। ठीक भाई, समीकरण 3 बन गई। अब एक कंडीशन है, सुनो क्या कंडीशन होती है, हाई स्कूल में कंडीशन आपने सुनी होगी, फिर बताया दे रहा है। b प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है। जब भी कभी भैया प्रतिबिंब, जब भी कभी वस्तु रखी होती फोकस पर तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। उल्टा, जब भी कभी वस्तु रखी होगी अनंत पे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। तो हमने रख दिया वस्तु रख दो अनंत पे, तो u का मान कितना कर दिया, अनंत, तो प्रतिबिंब बनेगा कहां, फोकस पे, तो v का मान हो गया f। लो भैया, b की जगह क्या रख दिया, f रख दिया, u की जगह क्या रख दिया, अनंत रख दिया, बराबर में ऐसे ही चलने दिया। ठीक, 1 अनंत क्या होता है, 0 होता है, तो 1/f बराबर प्रूव हो गया n-1 1/r1 माइनस का 1/r2। ध्यान से देखना भाई, क्या आ गया, n-1 1/r1 माइनस r2, और ये देखो n-1 1/r1 माइनस r2 का मान कितना है, 1/b माइनस 1/u। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/b माइनस 1/u। तो हम 3 और इसे बराबर कर देंगे, यानी 1/f का मान किसके बराबर आ जाएगा, 1/b माइनस 1/u के बराबर आ जाएगा। और यही लेंस के लिए सूत्र होता है, हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है, पतले लेंस के लिए डायरेक्ट सूत्र लिखते थे, 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u। कितना आसान है बताओ। सबसे पहले क्या किया, एक पतला लेंस लिया, पहला पृष्ठ लिया, दूसरा पृष्ठ लिया। पहले पृष्ठ के लिए फार्मूला लगाया n/b माइनस 1/u बराबर n-1/r। पहले के लिए r r1 हो गया, दूसरे के लिए r r2 हो गया। पहले के लिए n n है, दूसरे के लिए 1/n है, क्योंकि एक बार वायु से कहां जा रही है, कांच में, दूसरी बार कांच से वायु में जा रही है। दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, लेंस पतला है तो t को छोड़ दिया, जो कैंसिल हो रहा था उसे कैंसिल कर दिया। क्या बचा, 1/f बराबर ये बचा सर जी 1/b माइनस 1/u। अब क्या कहा भैया, अगर वस्तु रखी है अनंत पे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, रख दिया, b की जगह प्रतिबिंब f रख दिया, u की जगह अनंत रख दिया, 1/अनंत 0 हो गया, 1/f आ गया। जब इधर वाला मान भैया सेम है तो 1/f इसके बराबर हो जाएगा, यानी 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u आ गया मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं पतले लेंस के लिए सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये आया तो 5 नंबर लॉन्ग आपके लिए बना के जाएगा। चलिए सर जी, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले डेरिवेशन की तरफ, जो क्या है, संपर्क में रखे 2 पतले लेंस। बहुत आसान है। पतले लेंस में क्या किया, 2 पृष्ठ थे,
संपर्क में रखे दो पतले लेंस है तो इसमें दो लेंस हो जाएंगे। चलो समझते हैं इसे भी। तो बिल्कुल वैसे ही चलेगा भाई। उसमें क्या था बताओ, उसमें दो पृष्ठ थे, इसमें दो लेंस हो जाएंगे। लो समझाए दे रहे 2 मिनट के अंदर भैया। यहां देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको दो पतले लेंस, क्योंकि संपर्क में दो लेंस रखने पड़ेंगे। तो सर जी एक पहला लेंस आ गया, एक दूसरा लेंस आ गया। बताओ उसमें क्या था ऊपर वाले डेरिवेशन में। इधर भैया एक वस्तु रखी हुई थी, यहां भी रखी हुई है यू वस्तु, यहां भैया एक किरण आई थी, और सिर्फ पहला वाला अगर होता तो क्या होता, तो भैया यहां चली जाती किरण मुड़ के। लेकिन जो दूसरा वाला था उनने थोड़ा और मोड़ दिया तो यहां बन गया। भैया उसमें जो काम पृष्ठ कर रहे थे, इसमें वही काम कौन करेंगे, इसमें वही काम करेंगे लेंस। ठीक, बताओ अब उसके बाद बताओ, इसकी पहले वाले से भैया दूरी क्या b डैश मान रखी थी, और इसके प्रतिबिंब की दूरी क्या मान ली थी, v मान ली थी। सर जी इसमें कुछ मोटाई उटाई नहीं मानी। अरे मत मानो यार, वैसे भी छोड़ देते हैं तो इतनी कोई दिक्कत नहीं। उसमें पतला लेंस लिख के आया तो दिखाना पड़ा, यहां दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। बताओ ये क्या है, ये लेंस है। इसके लिए अभी हमने ऊपर फार्मूला क्या प्रूव करा, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। अभी ऊपर प्रूव करा भाई, उसी का इस्तेमाल कर लेंगे, दोनों को इस्तेमाल करेंगे। संपर्क में रखे पतले लेंस, संपर्क मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। फार्मूला आएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। देखना कैसे, तो क्या लिखा हमने बताओ, हमने लिखा चित्र में दो पतले उत्तल लेंस रखे गए हैं तथा पहले लेंस के सामने एक बिंदु वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब पहले लेंस से कहां बनता है, बताओ पहले लेंस से बनता है I डैश पर। अगर दूसरा नहीं होता तो I डैश पे बन जाता, लेकिन यह वाला प्रतिबिंब दूसरे के लिए वस्तु का कार्य करता है और यह उसका प्रतिबिंब कहां बना देता है, I पर बना देता है। ये देखो भैया, माना पहले लेंस की फोकस दूरी f1 मान लो, दूसरे की f2 मान लो, तब फार्मूला क्या आएगा बताओ। फार्मूला होता भैया 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। पहले के लिए फोकस दूरी कितनी मान रखी है भाई, f1, तो f का मान कितना रखेंगे, पहले के लिए f1 रख लेंगे। u का मान कितना होगा, u ही होगा भाई। क्यों u होगा, क्योंकि ये पहला लेंस है और इसकी वस्तु का u पे ही तो रखी हुई है, तो पहले के लिए वस्तु की दूरी क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। और पहले के लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है b डैश पे, तो पहले के लिए v का मान v डैश, बिल्कुल वैसे चलेगा भाई। ठीक है, समीकरण हमने एक बना ली है, देखो कितना आराम से चलेगा डेरिवेशन। समीकरण हमने एक बना ली। ऐसे दूसरे के लिए आ गया, दूसरे के लिए आएंगे तो f का मान f2 हो जाएगा, u का मान v डैश हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा v डैश बताओ, क्योंकि भाई दूसरे वाले के लिए ये वाली वस्तु थोड़ी है, यहां से तो किरण निकल आई थी, दूसरे वाले ने ये वाली किरण पकड़ी है, ये वाली यही किरण पकड़ के मोड़ी है ना उसने, तो उसके लिए तो ये वस्तु है। तो दूसरे वाले के लिए क्या दूरी है बताओ, v डैश हो जाएगी। सर जी कुछ लोग कहेंगे तो यहां तक का v डैश है, अरे यहां तक का मानो, यहां तक का मानो, पतला है भैया लेंस तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरे के लिए वस्तु क्या हो जाएगी, v डैश हो जाएगी। तो हमने दूसरे के लिए u का मान क्या रख दिया, v डैश रख दिया, और दूसरे का प्रतिबिंब तो b पे बना ही हुआ है भाई, तो b रख दिया, मान रख लिया। यहां बताओ क्या आया, 1/f2 बराबर 1/b माइनस का 1/b डैश रख दिया। समीकरण 1 और 2 को बिल्कुल वैसे ही जोड़ दिया जैसे ऊपर वाले डेरिवेशन में जोड़ा था। इधर कौन चल रहा था, f1 f2 आ गए। इधर कौन 1/b माइनस 1/b डैश प्लस 1/b डैश माइनस 1/u आ गया। दोनों समीकरण जोड़ दी। ठीक भैया, v डैश वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/b माइनस का 1/u आ गया भाई। ठीक है, यही देखा जाए तो मेन डेरिवेशन है। लेकिन हम क्या करें कि भाई दोनों लेंस हटा दें और उनकी जगह एक बड़ा लेंस रख दें, तो फोकस दूरी भी बड़ी सी f हो जाएगी। तो हमने लिख दिया यदि दोनों लेंसों को हटाकर एक बड़ा लेंस रख दें जिसकी फोकस दूरी f हो, तो फार्मूला क्या होता है बताओ। अभी ऊपर प्रूव करा, फोकस दूरी के लिए 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u होता है। इसका मतलब यह है कि 1/b माइनस, ये यहां भी है, ये यहां भी, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 के। तो हमने लिख दिया अतः 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस f2 के। इसमें कुछ कंडीशनें लग सकती हैं, माना एक लेंस उत्तल है दूसरा अवतल है, तो ध्यान से सुनो, उत्तल के लिए दूरियां माइनस लेते हैं, सॉरी उत्तल के लिए दूरियां प्लस लेते हैं, अवतल के लिए माइनस लेते हैं। तो अगर भैया एक लेंस उत्तल है तो f का मान f1 तो प्लस में ही हो जाएगा, लेकिन दूसरा अवतल है तो अवतल के लिए दूरी माइनस लेते हैं। तो यहां पे 1/f ऐसे ही आएगा, 1/f1 आएगा और प्लस नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, ये देखिए यहां पे गलत लिख गया है, इसे ठीक कर लीजिएगा सर जी, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, देखो भाई क्या होगा, एक लेंस कैसा है, उत्तल है, तो एक लेंस उत्तल का मतलब f1 तो f1 रहेगा, लेकिन अवतल के लिए f2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फार्मूला क्या आएगा, 1/f बराबर 1/, क्या आएगा, f1 आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा, 1/f2 आ जाएगा भाई। ठीक है, ये सब गलत सलत लिखा हुआ है, किसी मतलब का नहीं है सर जी। ठीक है, तो 1/f आ गया, नीचे एलसीएम क्या लेंगे बताओ, f1 f2 लेंगे, इधर कौन आएगा, f2 माइनस का
F1 आ जाएगा। ठीक, यहां से अगर F का मान निकालें तो F आ जाएगा F1 F2 बटे में F2 माइनस का F1 आ जाएगा भाई। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे F2 माइनस F1 होगा, F2 प्लस F1 नहीं होगा। ये देखो इस तरीके से इसे ठीक कर लेना इस PDF में। ये देखो ऐसे करके आ गया। ठीक है, अब अगर F2 का मान F1 से ज्यादा है, बताओ F2 का मान F1 से ज्यादा तो आराम से घट जाएगा, तब आंसर कहाँ में आएगा? प्लस में आएगा। ये देखो भैया, तब आंसर कहाँ में आएगा? प्लस में आएगा। तो यानी इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? ये देखो यहां पर हम अपने हिसाब से ही फार्मूला ठीक करते हैं यार, ये पता नहीं बच्चों ने क्या लिख दिया, ये थोड़ा सा गड़बड़ी यहां पर हुई है, उसकी कोई टेंशन नहीं, हम ठीक कर दे रहे। लो यहां देखो, तो जब बताओ जब ये माइनस होगा तो ये यहां माइनस आएगा। ठीक है, ये यहां माइनस आएगा, ये यहां माइनस आएगा। ठीक, अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन? पहली कंडीशन होगी यदि F2 का मान जो है वो ज्यादा है F1 से। देखो भैया, अगर ये ज्यादा है, ध्यान से सुनना, अगर ये ज्यादा और ये कम, तो ज्यादा वाले में से कम घटाओगे तो क्या होएगा? आंसर प्लस में आएगा। यानी तब F क्या आ जाएगा? तब F का मान आ जाएगा प्लस। प्लस का मतलब तब प्रकृति कैसी हो जाएगी? उत्तल हो जाएगी भाई। ठीक है, देख लेना, जो लोग वीडियोस देखते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल हम कोशिश करेंगे PDF अपलोड करने से पहले सही कर दें, लेकिन जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर भाई F2 का मान कम है, तो अगर F2 का मान कम है तो कम में से ज्यादा घटाओगे तो क्या आएगा? तो माइनस में आएगा। तो भैया तब F क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? तब प्रकृति अवतल हो जाएगी। ठीक है, और तीसरी कंडीशन अगर दोनों बराबर हो जाए F2 F1, तब क्या हो जाएगा? तो ये 0 हो जाएगा, यानी 1 अपान अनंत। 1 अपान 0 का मतलब क्या होता है? अनंत। तो F का मान अनंत हो जाएगा। यानी अगर जो है F1 और F2 बराबर हैं तो भैया बराबर में से बराबर घटाओ, नीचे 0 आ जाएगा और 1 अपान 0 अनंत हो जाएगा। तो यानी तब F का मान अनंत हो जाएगा। और फोकस दूरी अनंत का मतलब होता है क्षमता 0, यानी समतल पट्टी हो जाएगी। तो F बराबर अनंत के लिए क्या हो जाएगा? समतल पट्टी, ना उत्तल है अवतल, केवल कांच की तरह वो काम करेगा। तो इस तरीके से ठीक कर लीजिएगा। PDF में जो भी गलती है उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, ये अपना दूसरा वाला डेरिवेशन है। बताओ, अब कुछ लोग कहेंगे सर जी बड़ा कठिन डेरिवेशन था। नहीं, कठिन नहीं है डेरिवेशन। तो फिर क्या दिक्कत है हम बताते हैं, सुनो। बोले आपका क्या मसला है? बोले आपका मसला नहीं, आपका तसला है। सुनो, सबसे पहले दो लेंस हैं। पहले के लिए 1 अपान F बराबर 1 अपान B माइनस 1 अपान U, कंडीशन नंबर 1। फिर दूसरे के लिए 1 अपान F बराबर 1 अपान B माइनस 1 अपान U, कंडीशन नंबर 2। दोनों को जोड़ दिया, 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2 बराबर आया 1 अपान B माइनस का 1 अपान U। दोनों को हटाओ, एक लेंस रख दो। 1 अपान F बराबर 1 अपान B माइनस 1 अपान U आ गया। ठीक, अब क्या है? यही लेंस के लिए सूत्र होता भैया। अगर दोनों की तुलना करोगे तो 1 अपान F बराबर 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2 आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा सर जी? यहां पे आ जाएगा। देखो ये जो प्रूव करा है बस यहीं तक प्रूव करना होता है। ये जो कंडीशनें लगाई हैं ये क्यों लगाई हैं? कह दे अगर एक उत्तल है एक अवतल है तब कंडीशन लगाओगे, वरना तो भैया केवल यहीं तक प्रूव करके दिखा दोगे कि यही संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र है। भाई संपर्क में दो लेंस रखे हैं, दोनों को जोड़ा तो ये आ गया, बात खत्म हो गई। तो यहीं तक करना है। ठीक, बाकी हमने आपको करके दिखा दिया। उसके बाद अगला आ गया किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। अब ये न्यूटन का सूत्र क्या है? बहुत आसान है, सुनो। एक पतला लेंस हमने ले लिया, देखते चलना मेरे भाई। एक हमने क्या करा? पतला लेंस ले लिया। ये देखो पतला लेंस ले लिया। यहां पे हमने क्या करी? एक वस्तु रख दी। ठीक, वस्तु से दो किरणें आई। पहली किरण ये आई और आके भैया फोकस से चली गई, दूसरी फोकस से आई और सीधी चली गई। अरे भैया दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये है एक पृष्ठ ये है, तो फोकस भी तो दो होंगे। जब पहला फोकस होएगा जो दूसरा फोकस होएगा। तो भैया हमने वस्तु से क्या? पहली किरण फोकस से गई सीधी चली गई, दूसरी सीधी गई फोकस से चली गई। सीधी सी बात है। चार आपको त्रिभुज यहां पे दिख जाएंगे। देखो एक त्रिभुज तो ये है, चलो भैया पेन चेंज करे ले रहा है। एक त्रिभुज देखो ये है, ठीक सर जी। उसके बाद इसी के कतई पड़ोस में देखो एक त्रिभुज ये है, दिख गया। उसके बाद एक त्रिभुज देखो सर जी ये है, और एक इसके पड़ोस में देखो ये है। ये चार त्रिभुज आपको दिख रहा है। आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात भैया बराबर होता है। तो देखो जरा यहां पे, बताओ क्या होगा? ये देखो इस तरीके से ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये जो पास पास वाले त्रिभुज हैं, पास पास का नियम लगाओ यार। पास पास वाले जो त्रिभुज हैं वो कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। ऐसे ये पास पास वाले जो त्रिभुज हैं वो कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। और अगर समरूप त्रिभुज हैं तो क्या करेंगे? इस वाले की भैया लंब और इस वाले का लंब अनुपात बराबर, इस वाले का आधार इस वाले का आधार अनुपात बराबर। समीकरण एक बना लेंगे। ऐसे इस वाले का लंब इस वाले का लंब अनुपात बराबर, इस वाले का आधार इस वाले का आधार अनुपात बराबर। समीकरण दो, दोनों को बराबर करेंगे और आंसर आ जाएगा। एक चीज याद रखना, इधर वाली दूरियों को माइनस लेते हैं, इधर वाली दूरियों को प्लस लेते हैं। ठीक भाई, चलो कितना आसान है देखना भैया। यहाँ पे क्या लिखा?
चित्र में एक लेंस दिखाया गया है जिसके सामने वस्तु ए बी रखी है, जिसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। ठीक, क्या करा बताओ? सबसे पहले इधर वाला त्रिभुज का नाम बताओ। ले यहां देखो भैया, बहुत आसान है। त्रिभुज का नाम बताओ, ए बी एफ डैश। क्या नाम है? ए बी एफ डैश। इसका नाम बताओ, एफ डैश ओ डी। ये देखो पास पास वाले एफ डैश ओ डी दोनों कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। इस वाले का लंब बताओ। ये देखो, ये लंब है ए बी, देखो ए बी आ गया। इस वाले का लंब बताओ, ये देखो ओ डी, देखो बटे में ओ डी आ गया सर जी। ठीक, बराबर। इस वाले का आधार बताओ, ए एफ डैश, ये देखो ए एफ डैश आ गया। इस वाले का आधार बताओ, एफ डैश ओ, ये देखो एफ डैश ओ आ गया, या फिर ओ एफ डैश, एक ही बात है। ठीक, समरूप त्रिभुज है, काम हो गया। समीकरण क्या बना ली? एक बना ली, बिल्कुल आसान। अब क्या करें? ये वाले त्रिभुज लेंगे, देखो ये और ये। इस वाले का नाम बताओ सी ओ एफ, ये इस वाले का नाम है। इस वाले का नाम बताओ एफ ए डैश बी डैश, ये इस वाले का नाम। दोनों समरूप त्रिभुज हैं। ये इसका लंब है, ये इसका लंब है, ये इसका आधार है, ये इसका आधार है। यही भैया हमने करा है दूसरे समीकरण में। ये देखो लंब बटे लंब, लो दिखाई दे रहा भैया। इसका लंब क्या? ओ सी। इसका लंब क्या? ए डैश बी डैश। इसका आधार क्या? ओ एफ। इसका क्या है? एफ ए डैश। तो यही तो लिखा हुआ भैया, ओ सी बटे ए डैश बी डैश, ओ एफ बटे ए डैश एफ। एक चीज देखो, ये ओ सी है, जरा देखना, त्रिभुज मिलाएंगे। ये ओ सी है, ये देखो, ये बताओ ये क्या है? ये ओसी है। ओसी के जस्ट सामने देखो भैया कौन है? ए बी है, ए बी। तो ओसी को हम ए बी के बराबर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? अरे देखने में लग रहा बराबर है। क्यों लिख सकते हैं? ताकि हम लोग तुलना कर पाए भाई। ठीक है, तो हमने क्या करा? हमने लिख दिया कि चूंकि क्या है, ओसी का मान ए बी के बराबर है और ओडी का मान ए डैश बी डैश के बराबर है। लो चेक करवा दे रहा भैया, ओडी का मान किसके बराबर है? ए डैश बी डैश के बराबर है। तो हमने क्या करा? इस वाली समीकरण में ओसी की जगह पे ए बी रख दिया और ए डैश बी डैश की जगह पे क्या रख दिया? ओडी रख दिया। फायदा क्या हुआ? जरा देखो, पहली समीकरण में ए बी है, हाँ ए बी है, ओडी है, हाँ ओडी, ये दोनों बराबर हो गए। ये बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएंगे। क्या बराबर होंगे? ए एफ डैश बटे ओ एफ डैश बराबर ओ एफ बटे एफ ए डैश बराबर हो जाएगा। लिख दिया समीकरण 1/2 से बराबर कर दिया। मान बताओ, ए एफ डैश का मान कहाँ है? बताओ। ले सर जी, ए एफ डैश का मान कितना? एक्स डैश है। इधर वाली दूरी माइनस लेते हैं, उधर वाली दूरी प्लस लेते हैं, तो मान रख दिया। इसका मान माइनस का एक्स डैश, माइनस का एफ डैश, ओ एफ का मान एफ, एफ ए डैश। ओ एफ का मान एफ दिखाओ सर जी। लो, ओ एफ का मान कितना? एफ है। सारे मानचित्र में दिखा रखे हैं। ठीक है, मान रख दिया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स को इधर ले आए, एफ डैश को उधर ले गए, तो एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश आ गया। न्यूटन का सूत्र बताओ क्या है? 4 त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज समरूप लेके समीकरण 1, 2 त्रिभुज लेके समरूप समीकरण 2, दोनों को बराबर कर दिया और प्रूव हो के आ गया एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश। न्यूटन का सूत्र प्रूव हो गया। कितना आराम से प्रूव हो रहा भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? जब आदमी को पास का नहीं दिखाई देता, उल्टा होता है इसमें। जब आदमी को पास का नहीं दिखाई देता उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जब उसे दूर का नहीं दिखाई देता उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इनके चित्र भी बनाने पड़ेंगे, छूट गए थे तो हमने पीडीएफ में नीचे लगाया, भी आपको दिख जाएंगे। क्या होता है दूर दृष्टि दोष? कभी कभी आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाती है। सर जी समंजन क्षमता क्या होती है? कभी सूरज के प्रकाश में देखना, जब देख रहे होगे तो भैया आंखें अपने आप बंद होने लगेंगी। अंधेरे में जाना, पुतली अपने आप बड़ी होने लगेगी। तो भैया जो आंख की पुतली हमारी होती है अपने आप सिकुड़ती और फैलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर या पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। आंख में होने वाले इन दोषों को दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए उत्तल या अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। निकट के लिए अवतल लेंस लगाते हैं, दूर के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। सबसे पहले हमने लिखा निकट दृष्टि दोष। निकट का मतलब क्या होता है बताओ? निकट का मतलब दूर का नहीं दिखेगा, उल्टा होता है। तो जब मनुष्य को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती, निकट में दूर की नहीं दिखेंगी, तब इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्यों होता? कारण क्या है? नेत्र लेंस और रेटिना, जो हमारी आंख के अंदर लेंस है और रेटिना है, उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, नेत्र लेंस के पृष्ठों की जो वक्रता है वो कम हो जाती, पृष्ठों की जो वक्रता है वो बढ़ जाती है, यानी लेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। निवारण के लिए क्या करते हैं? निकट के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। दूर में इसका उल्टा कर देंगे। जब व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती, पास की नहीं दिखाई देती है, तो दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कारण उसके उल्टे, उसमें लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसमें भैया दूरी कम हो जाएगी। उसमें वक्रता बढ़ जाती है, लेंस बड़ा होने लगता है, इसमें लेंस क्या होता है? वक्रता कम हो यानी छोटा हो जाता है। उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका चित्र साथ में बनाना पड़ेगा जो नीचे हमने लगा रखा है सर जी। ठीक है, उसके बाद आ गया हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। देखो भाई,
प्रकाश किरण आई, एक प्रकाश किरण आ रही है, वो तरंग है, केवल प्राथमिक तरंगिका है, टकराएगी, टकरा के फिर जाएगी, तो जब टकराने के बाद चलेगी तो वह द्वितीयक तरंगिका हो गई, यानी टकराने के बाद की तरंग द्वितीयक तरंगिका कहलाएगी। क्या लिखा हुआ है? इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी माध्यम में कई तरंगें एक साथ आगे बढ़ती हैं, तब स्रोत के चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, तब माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, यानी एक साथ चल रहे होते हैं, उसे हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। ये किसने बताया? हाइगेंस ने बताया द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में। क्या कहा? कि तरंगों के समूह को तरंगाग्र कहते हैं। तरंगों के बहुत सारे समूह जो सब एक साथ चल रहे हो, समान कला में चल रहे हो, उन्हें क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम का कण एक नई तरंग के समान कार्य करता है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। यानी जितनी भी तरंगे आ रही होंगी तरंगाग्र के साथ में, कि भैया ये तरंगे आ रही है, ये पूरा क्या है? ये तरंगाग्र है भाई, ठीक है। तो ये जितनी भी तरंगे सब प्राथमिक तरंगे हैं। जब ये टकराएंगी, यहां मान लिया के टकराई, तो टकरा के जब दोबारा जाएंगी, ये जो हर एक तरंग क्या कहलाएगी? ये नई तरंग की तरह काम करेगी, और ये सब क्या कहलाएंगी? ये सब द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाएंगी। ये है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। इसके आधार पर परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या, ये दो व्याख्याएं आपसे पूछी जा सकती है पेपर में। इनमें से एक डेरिवेशन जरूर आएगा। देखो भैया, अगर हम गिने तो लेंस के लिए सूत्र हो गया, परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या में से एक हो गया, खगोलीय दूरदर्शी हो गया, फ्रिंज चौड़ाई हो गया, या फिर केंद्रीय फ्रिंज चौड़ाई हो गया। इन चार डेरिवेशन में से ही एक लॉन्ग में आ जाएगा। इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं हम। पढ़ लो मेरे भाई, वरना पछताओगे। लो, ये क्या होता है भाई? सबसे पहले परावर्तन की व्याख्या। परावर्तन होता क्या? परावर्तन का नियम क्या होता है? लो समझो। परावर्तन का नियम ये होता है कि आई का जो मान है वो आर के मान के बराबर होता है। यानी आई आर क्या होता है? जो आने वाली किरण का कोण है वो जाने वाली के। परावर्तन क्या होता है? एक प्रकाश किरण आई, आके टकराई, टकरा के वापस चली गई, इसी को परावर्तन कहते हैं भाई, ठीक है। तो अब कैसे परावर्तन होगा? लो समझो। परावर्तन के लिए हमने भैया एक पृष्ठ ले लिया, ये देखो पृष्ठ ले लिया, एक देखो तरंगाग्र ले लिया, ये देखो तरंगाग्र है भाई। ये क्या है? तरंगाग्र है। तो अभी क्या बताया? तरंगों के समूह को तरंगाग्र कहते हैं। जो तरंगाग्र आ रहा है इसका हमने कोण क्या मान लिया? देखो आई मान लिया, एक लंब डाल के कोण आई मान लिया, ठीक। अब क्या करा? ये तरंगाग्र की पहली किरण देखो टकराई, टकरा के चली गई। इसकी दूसरी किरण टकराने में थोड़ा टाइम, क्योंकि ये तो यही टकरा गई, लेकिन ये वाली थोड़ा और चलेगी आगे, ये यहां तक चल के आई, फिर टकरा के गई। लंब डाला भैया, इसका कोण क्या मान लिया? आर, क्योंकि जो किरण आई उसका आई मान लिया, जो किरण गई उसका कोण आर मान लिया, ठीक। अब यहां देखो, ये जो पूरा तरंगाग्र आ रहा है इसका कोण क्या माना हमने? आई माना। ये जो पूरा तरंगाग्र जा रहा है इसका कोण क्या माना हमने? आर मान लिया, ठीक। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, इसका नाम क्या दे दिया हमने? देखो नाम दे दिए कुछ हमने। क्या नाम दिया बताओ? इसे नाम दे दिया ए डैश, ठीक है। इसे नाम दे दिया ए बी, और इसे नाम दे दिया ए बी डैश। अब ये बी डैश क्या है ये भी समझ लो, छोटी सी बात है, समझो। ये वाली किरण तो है जो वो सीधे सीधे आके टकरा गई, लेकिन इस वाली किरण को यहां से यहां तक चलना पड़ा। तो जब चलना पड़ा तो हम लोगों ने क्या करा? ये वाली दूरी भर ली, और ये वाली दूरी प्रकार में रख के यहां लगा दिया चाप। क्यों चाप लगा दिया? ताकि जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये रहे, और ये आगे निकल जाए सीधे भाई, ठीक। तो अब देखो बहुत आसान है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। क्या करना है? ये जो कोण आई है आने वाले तरंगाग्र का और कोण आर है ये बराबर करना है, यही परावर्तन के नियम होता है, ठीक। तो हमने क्या लिखा? चित्र में एक परावर्तक पृष्ठ दिखाया गया है जिस पर एक तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है। भैया जो तरंगाग्र आया तिरछा आपतित हुआ, ठीक। आपतित होने के बाद क्या होता है? माना तरंगाग्र t बराबर 0 पर बिंदु A पर स्पर्श करता है, यानी A पर तो है, मान लिया यहां पे जब स्पर्श करा, यहीं से टाइम हम शुरू करते हैं कि t बराबर 0 पे यहां पे टच कर गया, लेकिन अभी यहां थोड़ी टच करा है, तो मान लेते यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है? t टाइम लगता है मेरे भाई। कितना टाइम लगता है? t। तो हमने लिख दिया तथा बिंदु B को आगे बढ़ाने पर t समय पश्चात यह a डैश पर स्पर्श करता है। यही तो लिखा हुआ। परावर्तन के पश्चात द्वितीयक तरंगिकाएं प्राप्त होती हैं। ये टकराने वाली जो जा रही हैं ये कौन सी तरंगिकाएं? ये द्वितीयक तरंगिकाएं प्राप्त होती हैं। बी ए डैश दूरी का चाप भरकर बिंदु A से चाप लगाता है। देखो भैया ये बी ए डैश, ये जितना एक्स्ट्रा चला है ये यहां से रख के चाप लगा देंगे, और ये वाली दूरी सेम हो जाएगी भाई, ठीक है। अब ये बढ़ गया आगे, बस काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, सबसे पहले क्या लिखा हमने? तब दूरी बराबर चाल गुणे समय। ले जरा देखो यहाँ पे दो कंडीशन है। दूरी बराबर क्या लगाया? चाल गुणे समय लगाया हमने। सब लोग यहाँ देखो भैया, यहाँ बताओ दूरी बराबर चाल गुणे समय। ले देखो, बताओ ये वाली दूरी देखो, ये वाली बी से चला है फालतू, कितना चला? ए डैश तक चला है, तो हमने लिख दिया दूरी यानी बी ए डैश,
बराबर चाल कितनी लिख दी, बी लिख दी, गुणे में समय कितना लिख दिया, टी लिख दिया। ठीक, सेम उसी तरीके की दूसरी कंडीशन लगा देंगे भाई, बी डैश ए वाली, ये वाली दूरी क्योंकि यहां से ये चल के पीछे से गई है, कितनी गई है, तो भैया लिख देंगे ए बी डैश बराबर कितना लिख देंगे, v चाल गुणे समय यानी v इंटू टी, क्योंकि जितनी ये दूरी है उतना ही यहां से रख के चाप लगाते हैं, तो ये हो गया v इंटू टी। यानी कुल मिला के हमने क्या करा, इन दोनों के लिए बी ए डैश और ए बी डैश बराबर क्या लगा दिया, चाल बराबर दूरी गुणे चाल बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर चाल गुणे समय लगा दिया। ठीक, दो समीकरणें बना ली। अब क्या लिखा भाई, समीकरण एक, और ये भी बी टी है, ये भी बी टी है, तो दोनों का मान क्या हो गया, बी ए डैश बराबर ए बी डैश हो गया। ठीक, अब हमें करना क्या वो समझो, यहां देखो कितना आसान है, डेरिवेशन को समझो, बताओ क्या है। एक तो ये वाला त्रिभुज है, देखो ये वाला दिख रहा, बी ए डैश, और एक ये वाला है बी डैश ए और ए डैश, इसका कोण आई है, इसका कोण आर है, हमें आई और आर को बराबर सिद्ध करना है। तो हमने क्या करा, हमने दोनों त्रिभुज ले लिए। ठीक, दोनों त्रिभुज में क्या करेंगे, अगर त्रिभुज में भाई तीन चीजें बराबर ले आओ तो वो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, और अगर वो सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनमें सब कुछ बराबर हो जाता है। तो भैया हमने क्या करा, देखो दिख रहा है ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण, ये 90 का कोण है, तो हमने लिखा कोण बी जो है वो कोण बी डैश के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि प्रत्येक कोण समकोण है। समकोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री का कोण है, तो ये दोनों त्रिभुज में एक चीज बराबर हो गई, कोण बराबर हो गए। दूसरा देखो, दोनों त्रिभुजों का जो आधार है वो ए डैश है, ए डैश बराबर ए डैश के। क्यों बराबर है भाई, क्योंकि भैया क्या है, ये उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा क्यों लिख देंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुजों का आधार यही है। और तीसरा हमने सिद्ध करा है कि ए बी डैश का मान, ये देखो भैया क्या सिद्ध किया अभी समीकरण में, ए बी डैश का मान वी ए डैश के बराबर है। ये देखो, तो ये ए बी डैश का मान क्या बताओ, ए बी डैश का मान बी ए डैश के बराबर, ये हमने पहले ही सिद्ध कर लिया इससे भैया। ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय से। तो दोनों त्रिभुजों में अगर तीन चीजें बराबर, ये देखो हमने लिख दिया, पहला प्रत्येक समकोण है, उभयनिष्ठ भुजा है, समीकरण 3 से बराबर। अगर तीन चीजें बराबर होती हैं तो वो त्रिभुज होते हैं सर्वांगसम। कैसे होते हैं सर, ये होता भैया सर्वांगसम का निशान। सर्वांगसम का मतलब फिर उनका सब कुछ बराबर होगा। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, अतः इनका जो कोण आई है वो कोण आर के बराबर होगा। यही परावर्तन का नियम है भाई। ठीक, तो इस तरीके से अब इसमें हमने क्या किया बताओ, परावर्तन की व्याख्या कैसे करी। सबसे पहले हमने एक तरंगाग्र लिया, तरंगाग्र आया, टकराया, वापस चला गया, दो त्रिभुज बन गए, एक आई था एक आर था। आई को आर के बराबर लाना था, तो दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमने क्या करा कि भैया चाल बराबर दूरी बटे समय से पहले तो दो भुजाएं बराबर सिद्ध कर ली, उसके बाद दोनों कोण बराबर कर लिए कि दोनों कोण भैया समकोण कोण थे, और नीचे जिस पर त्रिभुज बने हुए थे वो उभयनिष्ठ भुजा थी, तीन को बराबर कर दिया, समरूप थे। इसका मतलब क्या हो गया भैया, आई का मान आर के बराबर होगा। समरूप कह रहे सर्वांगसम थे, इसका मतलब आई का मान आर के बराबर होगा। यही परावर्तन का नियम होता है। सेम इसी तरीके से अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। अपवर्तन में यह क्या होता है, एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो थोड़ा सा मुड़ जाती है। ले भाई थोड़ा सा मोड़ दी हमने। ठीक, कैसे मोड़ा, ले भैया सबसे पहले जो देखो आया, ये आ गया। ठीक, यहाँ इसे थोड़ा फिर टाइम लगेगा, ये यहाँ से मुड़ गया। ठीक, ये वाली दूरी लेंगे और यहाँ से चाप लगा देंगे। सेम कंडीशन, अरे जितना ये फालतू चला है उतना ही चाप लगा लेंगे ताकि दूरियां सेम रहें। लेकिन इस बार क्या होगा, माध्यम अलग अलग हैं, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन में माध्यम अलग होता है। अभी शुरू में बताया कांच है ऊपर तो नीचे वायु, ऊपर पानी है तो नीचे कांच है, कुछ भी हो सकता है। तो भैया हमने क्या करा, जब ये माध्यम अलग अलग है तो इसमें चाल V1 हो जाएगी, इसमें चाल V2 हो जाएगी। बस इतना फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। कोण वैसे ही आई, कोण वैसे ही आर। क्या करा, लो भैया हमने लगाया दूरी बराबर चाल गुणे समय। पहली कंडीशन बी ए डैश, ये देखो बी ए डैश पहला माध्यम है तो चाल B1 ले ली, दूसरा ए बी डैश तो चाल V2 ले ली। इस बार दोनों मान बराबर नहीं है, लेकिन हम इनका इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे समझो, ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे। बताओ सबसे पहले समझो अपवर्तन की व्याख्या करेंगे कैसे। देखो परावर्तन का नियम तो होता है आई का मान आर के बराबर होता है, लेकिन अपवर्तन का नियम होता है कि साइन आई का मान साइन आई बटे साइन आर का मान n एक नियतांक होता है। यानी आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का मान नियतांक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे साइन आई निकालेंगे, इससे साइन आर निकालेंगे। ठीक, तो हमने क्या करा, पहले ऊपर वाला त्रिभुज लिया, ऊपर वाले त्रिभुज से क्या निकाला, साइन आई निकाला। कैसे निकाला, देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो बी ए डैश बटे ए डैश। बताओ, अब ये भी आपको पता होगा, जो कोण के सामने है
ये देखो जो कोण के सामने है ये लंब है, और ये जो सबसे बड़ी भुजा दिख रही है ये कर्ण है, ठीक। तो बताओ साइन आर कैसे निकालेंगे, लंब बटे कर्ण। ऐसे साइन आर कैसे निकालेंगे, देखो लंब बटे कर्ण, सबसे बड़ी भुजा है वो क्या है भाई, कर्ण है। तो हमने इस तरीके से लगा दिया फार्मूला, देखो भैया साइन क्या लगा दिया, साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण, साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण, दोनों को भाग दे दिया। क्यों, क्योंकि साइन आई बटे साइन आर ही तो स्नेल का नियम है, सिद्ध करना है। तो भैया दोनों को भाग दे दिया, ए डैश से ए डैश कैंसिल हो गया, बी ए डैश बटे ए बी डैश बचा। तो साइन इनका मान हम लोग निकाल चुके हैं, ये देखो ये मान निकाला हुआ, b1t बटे b2t यहां रख दिया, टी कैंसिल हो गया। b1 क्या है, b1 चाल है, b2 क्या है, चाल है, दोनों कट गए मात्रक, तो क्या बचेगा, नियतांक, यानी b1 बटे b2 को नियतांक रख सकते हैं, यही स्नेल का नियम होता है। b1 बटे b2 क्या है, नियतांक है, b1 बटे b2 को क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। यदि पहला माध्यम वायु हो, वायु में प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं, दूसरा कोई अन्य माध्यम हो तो b1 को हमने c लिख दिया, b2 को कुछ और लिख दिया v बटे में n, यानी n बराबर c अपान b भी एक फार्मूला होता है, n बराबर c अपान b आ सकता है प्रूव करने को। इस बार आर महिला के अंदर उन्होंने पूछा था कि n बराबर c अपान b क्या होता है, बताओ फार्मूला, तो आपको पता होना चाहिए n बराबर c अपान b भाई, ठीक। उसके बाद प्रकाश का ध्रुवण आपको पता होना चाहिए, क्या होता है प्रकाश का ध्रुवण, सुनो भैया, ये एक निकोल प्रिज्म है, देखो ये क्या है, एक निकोल प्रिज्म है। निकोल प्रिज्म भैया ये इसकी एक्सिस है, अक्ष है। तो क्या होता है ध्रुवण, समझो जब सूर्य का प्रकाश आता है तो सूर्य के प्रकाश के कंपन सभी दिशाओं में होते हैं। जैसे हम लोग बस में जाते हैं, धूप तो अंदर आ रही होती, कम धूप आ रही होती है, क्यों, क्योंकि भैया जब ये प्रकाश इस पे पड़ेगा तो इसकी क्वालिटी ये है कि केवल वही कंपन इधर आ पाएंगे जो इसकी अक्ष के समांतर, ये इसकी अक्ष है तो इसी की तरह जो कंपन होंगे केवल वही जाएंगे, बाकी जो ऐसे ऐसे टेढ़े वाले नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जो प्रकाश आपको मिलेगा इसे कहेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या कहेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश। इसके लिए ब्रूस्टर ने अपना नियम दिया था, जो ब्रूस्टर का नियम था n बराबर 10 IP। क्या नियम था ब्रूस्टर का, n बराबर 10 IP भाई, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, जब श्वेत प्रकाश को किसी निकोल प्रिज्म या टूरमैलिन क्रिस्टल पर डालते हैं तो केवल वही कंपन पार निकल पाते हैं जो इसकी अक्ष के समांतर होते हैं। इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश और इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं भाई, ठीक। कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट में। कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, ऐसा स्रोत जिससे जितनी तरंगे निकलेंगी सब समान कला में होंगी। कला मतलब एक जैसे चलेंगी भाई, ठीक है। उन्हें हम लोग कंपन की समान कला में होते हैं, यानी कलांतर जीरो होता है, ठीक है। कलांतर नियत होता है, कांस्टेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी नुकीले किनारे पे टकराएगा तो मुड़ जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। विवर्तन की शर्त ये होती है कि जो अवरोध है, जो सामने रखा गया है, वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, यानी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अलग है, चलने का तरीका अलग है, और अवरोध को और रख दिया तो वो मुड़ेगा ही नहीं टकरा के, तो ये उसकी कंडीशन होती है, ठीक है। व्यतिकरण क्या होता है, जब भैया दो तरंगे आपस में टकराती हैं तो या तो वो एक दूसरे का विनाश कर देती हैं या फिर वो एक दूसरे का क्या कर देती हैं, पोषण कर देती हैं, तो इसे हम लोग व्यतिकरण कहते हैं। इसीलिए व्यतिकरण दो तरीके के हैं, एक संपोषी व्यतिकरण, एक विनाशी व्यतिकरण। संपोषी में तीव्रता बढ़ जाएगी, विनाशी में तीव्रता घट जाएगी। व्यतिकरण की शर्तें आपको पता होनी चाहिए, दोनों तरंगों की आवृत्ति सेम, यानी दो तरंगे संग में तभी चलेंगी जब दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति सेम होगी, दोनों तरंगों के आयाम सेम होने चाहिए, तरंगों के बीच कलांतर नियत होना चाहिए। ये आपको पास पीडीएफ मिल जाएगी, पढ़ लेना भाई, ठीक है। इसके बाद फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक, यहां से 3 डेरिवेशन और हम लोग करेंगे। फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक केंद्रीय उच्चिष्ट और खगोलीय दूरदर्शी, ये तीनों में से भी तीनों के तीनों ब्रह्मास्त्र भाई, ठीक है। समझो बहुत सरल है। फ्रिंज चौड़ाई होती क्या, पहले तो फ्रिंज क्या है भाई ये समझो। फ्रिंज का मतलब अगर हम आपको सरल भाषा में समझाएं तो फोटो है भैया यार कोई, ठीक, कि कुछ परछाई बनेगी, कुछ डॉट दिखाई देंगे पर्दे के ऊपर, उसे फ्रिंज कहेंगे, ठीक। ये पहला पर्दा है, पहले पर्दे में यहाँ पे एक छेद है, यहां से लाइट आ रही है, ठीक है। ये दूसरा पर्दा है, इस पर्दे में 2 छेद कर दिए, इन छेदों को अंग्रेजी में स्लिट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लिट। ये यंग ने प्रयोग करा था, तो ये अगर कहते यंग का प्रयोग लिखो तब भी यही चित्र बना के लिख सकते हो, ठीक। तो ये S1 है, ये S2 है। यहां से लाइट गई, बिंदु P पे मिली, यहां से लाइट गई, बिंदु P पे मिली, और यहां पर कोई फ्रिंज हमें मिल जाएगी। कुछ लोग कहेंगे लाइट यहीं क्यों गई, अरे यहां भी जाएगी, यहां हर जगह जाएगी। हम लोग देखेंगे ये वाली, क्योंकि एक देखोगे, कोई एक पे ही तो प्रयोग करोगे, सब थोड़ी लेके बैठ जाओगे, बनेंगी बहुत सारी, ठीक है। बीच से एक लाइन खींच दी, यहां लंब डाल के ये कोण थीटा मान लिया और ये कोण हमने थीटा मान लिया, ठीक।
ये वाली दूरी कितनी मान ली हमने, कैपिटल डी मान ली, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी मान ली, और ये वाली दूरी हमने एक्स मान ली। काम हो गया, कुछ नहीं करना। सुनो बहुत आसान है, सब सिर्फ एक चीज निकाल लेनी, काम हो जाएगा। सुनो कैसे करेंगे, यहां देखो सब लोग, यहां देखो, ये वाली जो किरण है ये जा रही है, बहुत जल्दी पहुंच गई, ये वाली किरण पीछे से जा रही है, दिख रही है, तो ये फालतू कितना है, तो ये लंब डाला तो ये इतना जो है ये फालतू चल रही है, देखो ठीक। ये जो फालतू चल रही है ये इन दोनों के रास्तों का अंतर है कि ये पहले पहुंच गए, हम पीछे से आ रहे थे, तो ये इन दोनों के रास्तों का अंतर है, यानी पथ का अंतर है, जिसे हम लोग पथांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, पथांतर कहते हैं। तो ये भैया क्या है, ये पथांतर है, हमें सिर्फ ये पथांतर निकालना और कुछ नहीं करना। तो हमने इसके लिए क्या करा बताओ, ये सब लिखा हुआ हमने लिख दिया भाई, अपना समरूप त्रिभुज S1 S2A PCO, जरा देखो भैया S1 S2A और PCO कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर होएगा, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार या कर्ण बटे कर्ण। तो देखो क्या करा, OP बटे S2O बराबर PC बटे S1 S2। चलो OP दिखाते हैं, S2A दिखाते हैं। देखो भैया OP जो इसका लंब है, और यहाँ क्या S2A, कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, आपको बताया था हमने। ये देखो कोण के सामने वाला क्या होगा, लंब। ये देखो जो कोण है, कोण के सामने वाला लंब, ये देखो OP, ऐसे कोण के सामने वाला लंब S2A, तो क्या आ जाएगा, OP बटे में S2A आ जाएगा। यही तो हमने लिखा हुआ। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमने ले लिया, OP बटे S2A, ऐसे PC बटे S1 S2। PC आपको दिख रहा होगा, ये देखो PC कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है, S1 S2 यही सबसे बड़ी भुजा दिख रही, तो इसका कर्ण हो गया। जो मान हमें पता है वो रख दिए, OP का मान x है, S2A पता नहीं, PC का मान पता नहीं, S1 S2 D है। लेकिन हमने मान लिया, यहां देखो PC तो हमें नहीं मालूम है, क्योंकि PC जो है भैया मान नहीं मालूम है। लेकिन अगर हम कहें PC जो है वो इतना बड़ा ना होगा, इतना बड़ा होता त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज होता, तो हम मान ले रहे हैं कि अगर ये दूरी इसके बराबर मान ले रहा है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। अभी तो हमने दूरी मान ली डेरिवेशन को करने के लिए, कैपिटल D ये वाली, तो हमने लिख दिया कि अगर PC CO के बराबर हो तो भैया इसे D मान लेंगे। यहाँ पे D रख के S2A निकाल ले। S2A है क्या, S2A वो दूरी है जिसमें हम पीछे से फालतू चल के आ रहे हैं, तो ये पथांतर है। बस इतना कर लिया, डेरिवेशन हो गया। ये देखो क्या लिख दिया, S2A बस। अब हमने लिखा कि दीप्त फ्रिंज के लिए, अब दीप्त फ्रिंज क्या होती है, जो भैया हम लोग परछाई देख रहे हैं वो दो तरीके की बनेगी, या तो वो चमकदार होएगी तो उसे दीप्त फ्रिंज कहेंगे, या तो वहां पे अंधेरा मिलेगा हमें पर्दे पे तो उसे अदीप्त कहेंगे। दीप्त फ्रिंज के लिए कंडीशन होती है कि दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर होता है 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, n लैम्डा होता है। हमने पथांतर क्या निकाला, XD/D। अगर हमारा पथांतर दीप्त फ्रिंज के लिए ठीक है, अगर ये सही है तो ये दीप्त के बराबर होना चाहिए, तो हमने रख दिया भैया हमारा XD/D है वो n लैम्डा के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने ये निकाला पथांतर इतना है और दीप्त के लिए होता इतना है, तो दोनों बराबर होंगे। अगर ने निकाला है, यहां रख दिया, यहां से x का मान आ गया n लैम्डा D/D। ऐसे ही अगर ये अदीप्त के लिए ठीक है तो अदीप्त के लिए भाई होता है n-1/2 लैम्डा। हमने निकाला XD/D n-1/2 लैम्डा, यहां से x का मान निकाल लिया, n-1/2 लैम्डा D/D आ गया। ये क्या आ गया, ये पथांतर हम लोग निकाल के x निकाल लिया। x मतलब दूरी, x है क्या बताओ, चित्र में x जो है O से लेके या फ्रिंज तक की दूरी है। अब एक चीज सुनो, मान लिया हमने जो दीप्त फ्रिंज वाला डेरिवेशन करा है वो ठीक है, मान लिया x दूरी हमने निकाल ली है, ठीक है, और यहाँ पे मान लिया 10वीं फ्रिंज आ रही है, इसके पीछे 9वीं फ्रिंज आ रही है, इसके पीछे 8वीं आ रही है। तो अगर हम x में से एक कम वाला घटा, x10 में से x9 घटा दें तो एक फ्रिंज की, अरे यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ये 5 लिखी हुई हैं। अब 5 में से हम लोग क्या करें, 4 घटा दें तो क्या बचेगा, 1 की चौड़ाई निकल आएगी, और फ्रिंज चौड़ाई ही हम लोग निकाल रहे हैं। तो हमने क्या करा, देखो दीप्त वाली निकाल ली है। देखो आपको दिखाएं, दीप्त के लिए x बराबर n लैम्डा D/D निकाला, तो अगर x में से एक कम वाला घटा दें तो यही हम लोग करेंगे। फ्रिंज चौड़ाई के लिए nवा वाला मान लिया क्या, n लैम्डा D/D है, एक ज्यादा वाला निकाल लिया हमने n+1, तो n+1 लैम्डा D/D। एक ज्यादा वाले में से एक कम वाले को घटा दिया, घटाया तो n+1 भैया कॉमन आ गया, जो कटना था कैंसिल हो गया, लैम्डा D/D बचेगा, यही फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, यानी सरल भाषा में फ्रिंज चौड़ाई कैसे निकालोगे, 10 में से 9 घटा दो, 5 में से 4 घटा दो। उसी के लिए हमने सबसे पहले पथांतर निकाला, जो पथांतर होता है उसके बराबर रख के x निकाल लिया, और x निकाला उसे एक ज्यादा वाले में
से घटा दिया तो चौड़ाई अपने पास निकल आई। ये है फ्रिंज चौड़ाई। ठीक, उसके अलावा फ्रिंज चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करके अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है? ऐसा फोकस जहां से आने वाली किरणें भैया इस पे अवतल लेंस में पड़ने के बाद कैसी समांतर हो जाएंगी, सीधे चली जाएंगी। ये देखो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है सर जी। उसके बाद एक ये डेरिवेशन है केंद्रीय फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। ठीक, केंद्रीय फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक भी ठीक है, इसे आप देख लेना। कैसे देखोगे भाई? सबसे पहले हमारे पास एक स्रोत है, ये देखो ये एक स्रोत है, एक यहाँ लेंस रखा हुआ है, लेंस से किरण आएगी। ठीक है, यहाँ पे भैया विवर्तन करेंगे। विवर्तन अभी हमने क्या होता है, जब नुकीले किनारे पे टकराती है तो मुड़ जाती है। मुड़ने के बाद क्या होगा, बिल्कुल बिंदु P पे वैसे ही भैया फ्रिंज बनेगी। ठीक है, ये वाली दूरी हमने कितनी मान ली? y मान ली। वैसे ही लंब डाला क्योंकि ये किरण एक्स्ट्रा जा रही है, वैसे ही कोण मान लेंगे, वैसे ही सब कुछ वैसे चले, वैसे ही हमने कोण मान लिया। ठीक, बस इसमें क्या, नीचे की दूरी बीच की d बिल्कुल वैसे ही सेम डेरिवेशन है, थोड़ा सा चेंज करेंगे। सबसे पहले हमने लिया त्रिभुज ANB, ध्यान से समझना। ये देखो ANB, इस वाले में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण से हमने BN निकाल लिया। ठीक, BN क्या है बताओ? बताओ ये क्या BN क्या है? BN क्या है? पथांतर है, तो सेम पथांतर हमने इसमें निकाल लिया। BN हमने इसमें पथांतर डेल्टा x निकाल लिया। अगर थीटा कोण बहुत छोटा होता है, जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, चाहे साइन लिखो ना लिखो, तो अगर थीटा बहुत छोटा कोण है तो साइन को हमने छोड़ दिया, यहां से थीटा का मान हमने निकाल लिया। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज लेंगे PQ, देखो P के बाद कहाँ है? Q कहाँ है बताओ भैया? P है, यहाँ पे मानेंगे Q और ये है O, यहाँ पे लिख लेना, शायद आपको दिख ना रहा हो तो हम लिख दे रहे हैं, ये है PQO। ठीक भाई, इसमें भी क्या अपने पास थीटा कोण है, इससे हम लोग निकाल लेंगे tan थीटा। ठीक, तो ये देखो हमने क्या निकाला, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। बताओ लंब कितना है? लंब y है, आधार d है, यानी बेसिक फार्मूला लग रहा है भाई 12th क्लास में तुम लोग। यहां से हमने tan थीटा निकाल लिया, यहां भी थीटा कोण छोटा मान के थीटा बराबर y अपान d निकाल लिया। थीटा का मान डेल्टा x अपान है, थीटा का मान y अपान d है, दोनों का मान बराबर कर दिया, y का मान अपने पास निकल आया। यानी विवर्तन में बिंदु O पर चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है, और वो चमकीली फ्रिंज क्या होती है? y बराबर डेल्टा x d अपान a होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ कंडीशनें लगा सकते हैं, जैसे केंद्रीय उच्चिष्ट है। केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए क्या होता है? केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए थीटा का मान हमें मालूम है डेल्टा x अपान a है, डेल्टा x का मान लैम्डा ले लेंगे। ठीक, ये केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए क्या है? पथांतर लैम्डा ले लेंगे, तो भैया लैम्डा ले लिया। ऐसे 2 थीटा निकालें, क्यों? उच्चिष्ट का मतलब ये थीटा कोण इधर है, थीटा इधर है, पूरे पे भैया केंद्रीय उच्चिष्ट गया, तो 2 थीटा निकाल लेंगे। 2 थीटा का मान निकाल लिया। ऐसे ही 2 थीटा का मान क्या हो गया? 2y अपान d हो गया। ऐसे ये थीटा था, y अपान d, दोनों की तुलना कर दी, 2y का मान निकाल लिया। यानी इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस डेरिवेशन में क्या है, ये आपको करना है कि सिर्फ एक बार इस त्रिभुज से साइन थीटा निकालना है, इस वाले से tan थीटा निकालना है, 2 थीटा के मान आ जाएंगे, दोनों को बराबर करके y का मान निकाल लेना है। ऐसे ही इसमें जब द्वितीयक उच्चिष्ट के द्वितीयक निम्निष्ट के लिए लगाएंगे भाई, तो द्वितीयक निम्निष्ट के लिए पथांतर n लैम्डा हो जाएगा। यानी सरल भाषा में जो हमने पहली कंडीशन बनाई है उसी में केवल मतलब जैसे केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए लैम्डा रख दिया, वैसे इसमें अपने दोनों थीटा के फार्मूले हैं, डेल्टा x की जगह n लैम्डा रख दिया, दोनों को बराबर करके फिर y का मान निकाल लिया। यानी जो हमने थीटा के 2 मान निकाले हैं, एक साइन थीटा से और एक tan थीटा से, बस यही दोनों मान हमें इस्तेमाल करते रहने हैं y और थीटा के टर्म में। बस जब केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए लगाना है तब वहां पे लैम्डा रख लेना है, द्वितीयक निम्निष्ट के लिए लगाना। द्वितीयक निम्निष्ट है क्या जी? उच्चिष्ट का मतलब जहां पे प्रकाश तीव्रता मैक्सिमम होगी, चमकदार मिलेगा, फिर अंधेरा मिलेगा, फिर चमकदार मिलेगा, फिर अंधेरा मिलेगा, इस तरीके की फ्रिंजें हम लोगों को मिलेंगी, तो इस तरीके के y का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए पथांतर कितना लेंगे? देखो 2n + 1 लैम्डा अपान 2 लेंगे, तो यहाँ डेल्टा x का मान इतना रख देंगे, थीटा का मान y अपान d है, दोनों के मान बराबर करके फिर y, यानी सब में y का मान निकाल ले, वही दोनों थीटा का इस्तेमाल करके। ठीक, उसके बाद प्रकाशिक तंतु है। प्रकाशिक तंतु क्या होता है? इसमें परावर्तन होता है, कहीं दूर लाइट को लेके जाना है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। लाइट अंदर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और जहां तक लाइट पहुंचानी है वहां तक लाइट पहुंच जाएगी भाई। ठीक है, निकट और दूर दृष्टि दोष के ये चित्र बने हुए हैं। देखो भैया अभी हमने आपको बताया कि प्रतिबिंब क्या होता है? रेटिना के पीछे बनने लगता है, तो ये देखो रेटिना के यहाँ रेटिना है, प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए, प्रतिबिंब यहाँ बनने लगा, यही कमी थी। लेंस बीच में रख दिया, अवतल लेंस,
दूर हो गया और भैया रेटिना पे प्रतिबिंब बनना शुरू हो गया। तो ये कौन सा भैया, निकट दृष्टि दोष है। निकट के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ऐसे दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनने लगा था, दिखाई नहीं दे रहा था, क्या करा भाई, बीच में उत्तल लेंस लगा दिया, उत्तल लेंस लगाया, वस्तु फिर प्रतिबिंब रेटिना पे बनने लगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये चित्र आपको बनाने पड़ेंगे। उसके बाद खगोलीय दूरदर्शी है। खगोलीय दूरदर्शी को शॉर्ट में समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। इसमें दो लेंस होते हैं, जो नेत्र की तरफ होता है वो नेत्रिका होता है, जो वस्तु की तरफ होता है वो अभिदृश्यक होता है। दूरदर्शी का मतलब दूर स्थित वस्तुओं को देखना है, तो बहुत दूर अनंत पे वस्तु रखी हुई है AB, यहां से प्रकाश किरणें आएंगी, प्रकाश किरणें आके कहां जाएंगी बताओ, इस वाले लेंस के लिए, ध्यान समझना भैया, इस वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेंगी, यहां से टकराएंगी और इसका प्रतिबिंब, फाइनल जो प्रतिबिंब बनेगा वो A'-B' पे बनेगा। कैसे बनेगा जरा देखना भाई। हमने क्या लिखा, सबसे पहले यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का क्या होता है, बड़ा दर्शन कोण बनता है और हमें वस्तु दिखाई देती है। रचना क्या, इसमें धातु की लंबी बेलनाकार नली लेते हैं, ऐसे ही तो होता भैया दूरदर्शी, एक नली लेते हैं, उस नली में भैया दो किनारों पर दो लेंस लगे होते हैं। एक लेंस क्या होता है, अभिदृश्यक लेंस होता है, एक लेंस क्या होता है, नेत्रिका होता है। जिधर से वस्तु को देखना होता है उसे अभिदृश्यक लेंस की तरफ कर देते हैं। सेट कैसे करते हैं, इसके अंदर क्रॉस तार लगे होते हैं, ऐसे सेट करते हैं कि हमें क्रॉस तार स्पष्ट दिखने लगे, साफ साफ जब क्रॉस तार दिखने लगते हैं, अरे क्रॉस मतलब दो कट्टम काट में तार दिखने लगे, जब वो दिखने लगे बस सेट हो गई दूरदर्शी, बस देखने लगे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। बताओ प्रतिबिंब कैसे बनेगा, खगोलीय दूरदर्शी दिखाया गया है, एक वस्तु AB स्थित है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहां बनता है, ये देखो सबसे पहले AB है, इसने इस वाली बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना दिया, A'-B' पे बनता है, A'-B' इसके लिए वस्तु का काम करता है, सेम वैसे, और ये इसका फाइनल प्रतिबिंब A'-B' पे बना देता है जो हमें दिखाई देता है। यही लिखा हुआ, छोटा प्रतिबिंब A'-B' पर बनता है जो कि नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है, सामने वाले छोटे लेंस के लिए, और नेत्रिका द्वारा प्रतिबिंब A'-B' पर बन जाता है। तो इस तरीके से फाइनल प्रतिबिंब हमें A'-B' पे मिल जाएगा। इसके लिए अगर आवर्धन क्षमता बताएं तो भैया अगर प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है तो F का मान माइनस का FO/FE होगा। O फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी है अभिदृश्यक की, E फॉर आईपीस यानी नेत्रिका की फोकस दूरी है FE। अगर प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता तो फार्मूला होता माइनस का FO/FE 1 + FE/D, जहां D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर भाई, ठीक। उपयोग कहें तो जासूसी शीशों, लंबे फोकस वाले कैमरे लेंस आदि में करा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व का सूत्र पूछा गया कई बार, तो UV = B²/2μ0 होता है। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर वगैरह में करा जाता है, जो कि आपको पता होगा भाई, ठीक है।